हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आयुष पे। और मैं आयुष आप सबों के लिए इस वीडियो सीरीज़ का एक नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं, जिस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 130 से प्रैक्टिस सेट नंबर 130 तक के सभी प्रश्नों को देखेंगे। साथ ही दोस्तों, अगर इसके पीछे की वीडियोस को आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे प्लेलिस्ट का लिंक है, आप लोग जरूर उस वीडियो को देखिएगा दोस्तों। तो आपका जो ये वीडियो सीरीज है, इससे बहुत सारे प्रश्न आपको अभी तक के एनटीपीसी एग्जाम में देखने को मिले होंगे और आगे भी जो एनटीपीसी के आपके 5th फेज बचे हैं, 6th फेज होने हैं, उन सबों में आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। और जो भी आपके ग्रुप डी के एग्जाम है या फिर जहाँ भी आपके स्टैटिक जी के पूछे जाते हैं, उन सबों में अगर आप लोग देखेंगे तो इस वीडियो सीरीज से कंटिन्यूसली आपको क्वेश्चन दिखते रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रैक्टिस सेट। साथ ही दोस्तों, वीडियो में बिना स्किप के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि हर एक प्रश्न आप सबों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए, हो सकता है कोई आपके एग्जाम में आ जाए। तो आइए देखते हैं आज का जो पहला प्रैक्टिस सेट है वह है प्रैक्टिस सेट नंबर 130। देखते हैं, पहला प्रश्न है कि 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 22 भाषाओं के अतिरिक्त साहित्य अकादमी निम्नलिखित में से किन भाषाओं में दिया जाता है। तो देखिए, साहित्य अकादमी की बात करेंगे तो भारत की जो आपकी संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाओं का वर्णन है, उनको लेके 2 और भाषा अन्य है जिनमें जो आपका यह अवार्ड दिया जाता है। तो एक भाषा है अंग्रेजी और दूसरी है राजस्थानी। ठीक है, तो दोनों भाषा 22 भाषा मतलब कुल साहित्य अकादमी की बात करेंगे तो कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है। तो 22 भाषा तो वो हैं जो कि आपके संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित है, 22 भाषाओं का जिनका वर्णन है। और साथ में 2 भाषाएं कौन सी है, तो एक अंग्रेजी और राजस्थानी। तो इस तरह से देखेंगे तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। आगे आपका दूसरा प्रश्न है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत में राग है। तो देखिए, भारतीय शास्त्रीय संगीत में कौन कौन से राग हैं तो उनको बताना है। पहला आपका समय विशिष्ट भी एक राग होता है, मनोभाव विशिष्ट राग है और ऋतु विशिष्ट भी राग है। तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तीनों क्या है आपके भारतीय शास्त्रीय संगीत के राग हैं। अगला है तीसरा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ आपके कुछ नृत्य हैं और संबंधित जो है सो नृत्य करता है, तो उनके बारे में आपको देखना है। पहला है भरतनाट्यम। तो अगर भरतनाट्यम की बात करते हैं तो रुक्मणी देवी अरुंडले भरतनाट्यम की नृत्यांगना, यह सही है। मणिपुरी नृत्य तो झावेरी बहन, पीछे भी डिस्कस किया था मैंने इस चीज़ को। सितारा देवी कुचिपुड़ी, देखिए सितारा देवी की अगर बात करेंगे ना तो सितारा देवी आपकी कुचिपुड़ी नहीं, ठीक है, कथक की नृत्यांगना है। ठीक है, किसकी, कथक की नृत्यांगना है सितारा देवी। तो आपका राइट आंसर यहाँ से होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है, गलत है, सुमेलित नहीं है। बाकी भरतनाट्यम का कौन, रुक्मिणी देवी अरुंडले हो जाएंगी, मृगनालिनी साराभाई हो जाएंगी। और मणिपुरी नृत्य में देखेंगे तो झावेरी बहनें काफ़ी पॉपुलर हैं। सितारा देवी की बात करेंगे तो सितारा देवी आपकी कथक नृत्यांगना है। और सोनल मानसिंह की बात करेंगे तो ओडिसी नृत्य से संबंधित है। आगे आपका चौथा प्रश्न है कि भारत भर में बोले जाने वाली बहुसंख्यक भाषाएं किससे संबंध रखती है। तो देखिए, भारत में जो सबसे अधिक भाषाएं बोली जाती है वह किनसे संबंधित है, तो वह आर्य समूह से। ठीक है, भारतीय लोग जो थे, भारतीय जो है आर्य समूह, उनसे संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ वासुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। तो देखिए, वासुदेव कुटुंबकम के बारे में पूछा जा रहा है। कई बार प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाता है कि वासुदेव कुटुंबकम जो है यह आपको कहाँ से लिया गया। तो यह जो है आपका वेदों से, ठीक है, किससे लिया गया, वेदों से लिया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे, छठा प्रश्न है कि किस दार्शनिक विचारधारा के दृष्टिकोण से मुक्ति ज्ञान प्राप्ति के द्वार ही संभव है। ठीक है, तो किसमें जो है सो आपका यह अवधारणा है, किस धर्म की बात करेंगे तो सांख्य विचारधारा में। ठीक है, किसमें, किस विचारधारा में, तो सांख्य विचारधारा में। क्या है आपका धारणा, तो मुक्ति ज्ञान प्राप्ति का द्वार ही संभव है। ठीक है, क्या कह रहा है कि मुक्ति जो है ज्ञान प्राप्ति के द्वारा ही संभव हो पाता है। और किस विचारधारा में है, तो सांख्य विचारधारा में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे आपका सातवां है कि भारतीय सिनेमा में कितने प्रतिशत तक एफडीआई लाने की अनुमति है। तो एफडीआई क्या होता है, फुल फॉर्म का भी जो देखेंगे तो एनटीपीसी में काफ़ी ज़्यादा फुल फॉर्म पूछे जा रहे हैं। तो जितना भी फुल फॉर्म का एक वीडियो है, आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हो, ऊपर आई बटन पे अवेलेबल करा दिया जाएगा। और काफ़ी सारे उसमें फुल फॉर्म दिए गए, एक तरह से मास्टर वीडियो समझ सकते हैं, 20-22 मिनट का वीडियो है और बहुत सारे फुल फॉर्म उसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो उसी में एक देख लेते हैं हम लोग। अभी एक एफडीआई दिख गया, तो एफडीआई क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एफडीआई क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब आते हैं प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारतीय सिनेमा में कितने प्रतिशत तक एफडीआई लाने की अनुमति है। तो भारतीय सिनेमा में जो है सो आपकी कुल 100% तक जो है सो एफडीआई लाने की अनुमति होती है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी।
आगे देखते हैं 8वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ अवस्थित है। तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान की बात करेंगे तो यह जो है सो आपका हैदराबाद में अवस्थित है। ठीक है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पे है, तो हैदराबाद में अवस्थित है। आगे आपका नाटो का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो देखिए नाटो की बात करेंगे तो नाटो का जो मुख्यालय है यह है आपका ब्रुसेल्स में। ठीक है, बेल्जियम का कैपिटल है ब्रुसेल्स, यहीं पे आपका यूरोपियन यूनियन का भी हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में। तो नाटो का भी आपका मुख्यालय की बात करेंगे तो ब्रुसेल्स में ही है। नाटो क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नाटो का फुल फॉर्म क्या है, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो कहाँ पे, ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। आगे देखते हैं 10वां प्रश्न है कि दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब आरंभ हुआ। तो देखिए दूरदर्शन में अगर रंगीन प्रसारण की बात करेंगे तो यह जो है सो आपका 1982 से, ठीक है 1982 से जो है सो आपका दूरदर्शन में रंगीन प्रसारण आरंभ हो गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे है 11वां प्रश्न है कि रोडोट्रम का व्यस्त बंदरगाह कहाँ अवस्थित है। ठीक है, क्या नाम है, तो रोडोट्रम का व्यस्त बंदरगाह कहाँ पे है, तो यह है आपका नीदरलैंड में। ठीक है, किस देश में अवस्थित है, तो नीदरलैंड में। नीदरलैंड की अगर कैपिटल की बात करें तो क्या हो जाएगा, एम्स्टर्डम हो जाएगा। साथ ही बेल्जियम की कैपिटल की बात करेंगे तो बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स, अभी भी ऊपर मैंने इस चीज़ को डिस्कस किया। डेनमार्क का पूछा भी गया अभी एनटीपीसी के एग्जाम में हाल ही में, तो डेनमार्क का कैपिटल क्या है, कोपनहेगन। और जर्मनी का कैपिटल हो जाएगा आपका बर्लिन। नेक्स्ट है 12वें नंबर प्रश्न की तरफ देखते हैं कि न्यूयॉर्क निम्नलिखित में से विश्व का विशालतम स्थानीय रेल तंत्र स्थित है। देखिए निम्न में विश्व का विशालतम स्थानीय लोकल रेल तंत्र की बात हो रही है, तो यह किस देश में सबसे अधिक लोकल रेल तंत्र, तो देश की अगर बात करेंगे तो आपका भारत हो जाएगा। ऐसे शहर से जो है सो आपका मुंबई। ठीक है, मुंबई। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे आपका प्रश्न नंबर 13वां है कि बाली आरिक द्वीप समूह कहाँ अवस्थित है। देखिए बाली आरिक द्वीप समूह जो है ये आपका कहाँ पे है, तो भूमध्य सागर में है। ठीक है, कहाँ पे, भूमध्य सागर में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्या नाम है, बाली आरिक। आगे देखते हैं आपका कि 14वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में समूहों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो देखिए भूमध्य रेखा की बात करेंगे तो यह आपका ऑप्शन से देखिएगा तो ब्राज़ील नहीं होगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन देखेंगे तो कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया। देखिए यही सही है। भूमध्य रेखा की बात करेंगे तो यह जो है सो आपका कोलंबिया जो कि आपका साउथ अमेरिका में है वहाँ से निकलता है, फिर अफ्रीका में आता है तो केन्या वगैरह से क्रॉस होता है, और फिर इंडिया में देखेंगे तो एशिया में जो है सो आपका इंडोनेशिया से निकलता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी। इसके लिए जो इस तरह के प्रश्न के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको तीनों लाइन से गुजरने वाले, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, इक्वेटर से और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से निकलने वाले सभी देशों को आपको एक बार देखना पड़ेगा, तभी जाके इस तरह के प्रश्न आपके क्लियर हो पाएंगे। नेक्स्ट आपका 15वां नंबर प्रश्न है कि कलिंग कप का संबंध किस खेल से है। देखिए कलिंग कप के बारे में देखेंगे तो कलिंग कप का जो संबंध है वह है आपका किस खेल से, फुटबॉल से होता है कलिंग कप का संबंध। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे है 16वां नंबर प्रश्न है कि द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। द फ्यूचर ऑफ इंडिया यह जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है, तो यह पुस्तक आपका विमल जलान के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही होगा। आगे देखते हैं 17वां है आपका, एक तरफ आपके महाद्वीप हैं और उस महाद्वीप की जो सर्वोच्च शिखर है उसको लेके है। तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं एशिया। तो एशिया की अगर सर्वोच्च शिखर की बात करेंगे तो एशिया के साथ साथ विश्व की भी सर्वोच्च शिखर कौन सी हो जाएगी, वह है आपकी माउंट एवरेस्ट। दूसरा अगर हम लोग चलते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट की तरफ, तो अफ्रीका की जो सर्वोच्च शिखर है उसका नाम है माउंट किलीमंजारो। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, माउंट किलीमंजारो हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जब यूरोप की तरफ चलेंगे तो यूरोप का जो आपका सर्वोच्च शिखर है उसका नाम है माउंट एलेब्रस। ठीक है, यूरोप का क्या हो जाएगा, माउंट एलेब्रस। उत्तर अमेरिका की बात करेंगे तो उसका जो हाईएस्ट पीक है वो है आपका माउंट मैकिनले। ठीक है, क्या हो जाएगा, माउंट मैकिनले हो जाएगा। तो इस तरह से देखिएगा तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, एक आपका थर्ड वाला। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 18वां है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आपका कि सर्वाधिक महिला साक्षरता दर केरल में है। तो देखेंगे तो यह तो आपका देखिएगा तो आपका सही ही है। ठीक है, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर की बात होगी तो वह आपका केरल में, यह सही है। दूसरा देखते हैं, दूसरा है आपका कि न्यूनतम महिला साक्षरता दर झारखंड में है।
देखिए न्यूनतम महिला साक्षरता दर की बात करेंगे तो ये आपका झारखंड में नहीं राजस्थान में होगा, ठीक है। न्यूनतम महिला साक्षरता दर जो है वह आपका झारखंड में ना होकर राजस्थान में होगा, तो यह तो गलत है। तीसरा देखते हैं कि साक्षरता दर के अनुसार बिहार का स्थान उत्तर प्रदेश के बाद आता है। तो अगर इसके बारे में देखें कि साक्षरता दर के अनुसार बिहार का जो स्थान है उत्तर प्रदेश के बाद आता है, तो यह भी आपका जो है देखेंगे तो सही ही है, ठीक है, सही है। चौथा है मिजोरम में पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक है, तो मिजोरम में पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक है, तो यह आपका गलत है। पुरुष साक्षरता दर की बात करेंगे तो केरल में जो है सो आपका पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो राइट आंसर यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 1 और 3 सही हैं, डी नंबर ऑप्शन आपका सही है। आगे 19वां नंबर प्रश्न है कि कंप्यूटर के किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कंप्यूटर की किसी पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो कौन सी यांत्रिक भाषा, तो पहली। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे है 20वां नंबर प्रश्न है कि प्राचीन गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल साधन डैश कहा जाता है, तो प्राचीन में जो आपका गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल किया जाता था उसको क्या, अबेकस बोलते थे, ठीक है, क्या बोलते थे उसको, अबेकस बोलते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 131। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूफी सिलसिला अकबर के समकालीन था। तो देखिए अकबर के समय में जो आपका सूफी सिलसिला था वो कौन था, चिश्तिया संप्रदाय अकबर के समय में था, या उस समय के आसपास समकालीन जो था उस समय चिश्तिया संप्रदाय चलता था सूफी में, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। दूसरा आपका निम्नलिखित संगीतकार पर विचार करें, तो क्या बताना है कि उपयुक्त में से कौन किराना घराना से है, ठीक है। तो किराना घराना से किनका संबंध है तो वो आपको बताना है। देखते हैं, तो पहला है आपका पंडित भीमसेन जोशी, तो यह आपके किराना घराना से संबंधित है। गंगूबाई हंगल की बात करेंगे तो यह भी आपके किराना घराना से संबंधित है। विष्णु पालुस्कर यह आपके किराना घराने से संबंधित नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। 1 और 2 दोनों सही है। आगे आपका तीसरा नंबर प्रश्न है कि बौद्ध ग्रंथ मुख्य रूप से किस भाषा में लिखे गए हैं। तो देखिए बौद्ध ग्रंथ के बारे में देखेंगे तो बौद्ध ग्रंथ जो है मुख्य रूप से आपके पाली भाषा में, ठीक है। बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए, तो मुख्य रूप से पाली भाषा में लिखे गए हैं बौद्ध ग्रंथ, तो तीसरे के लिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रकार से सुमेलित नहीं है, ठीक है, सही प्रकार से सुमेलित नहीं है। तो चरक संहिता की बात करेंगे तो यह आपका चिकित्सा का बुक है, तो यह तो सही है। माधव निदान की बात करेंगे तो रोग विज्ञान से संबंधित है, यह भी सही है। लगधाचार्य की बात करेंगे तो यह आपका ज्योतिष किताब है, यह भी सही है। पंच सिद्धांतिका की बात करेंगे तो यह आपका साहित्यिक संबंधित किताब नहीं, ठीक है। पंच सिद्धांतिका देखेंगे तो वराह मिहिर के द्वारा जो है सो लिखा गया किताब है। आगे आपका 5वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से संरक्षित क्षेत्र एशियाई शेर नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, कौन से संरक्षित क्षेत्र में एशियाई शेर नहीं पाए जाते हैं। तो अगर बात करेंगे आपका पनिया की, तो पनिया में आपके एशियाई शेर पाए जाते हैं। मितियाला हो या गिरनार, तीनों जो है सो आपका एशियाई शेर पाए जाते हैं, ठीक है, गुजरात में है। और साथ ही रतन महल की बात करेंगे तो यहाँ पे आपके एशियाई शेर इस संरक्षित क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है 6ठा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन गणित पर आधारित सबसे पहला प्रबंध है। तो गणित पर आधारित जो सबसे पहला प्रबंध है वो कौन सा हो जाएगा आपका, शल्ब सूत्र, ठीक है, शल्ब सूत्र हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे आपका 7वां नंबर प्रश्न है कि सौर वर्ष के साथ चंद्र वर्ष के अंतर को समायोजित करने के लिए जोड़े गए अंतर्वेशी मास को क्या कहा जाता है। तो अंतर्वेशी मास को क्या कहा जाता है, तो इनको बोला जाता है मल मास, और साथ में अधिक मास भी बोलते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। अगला है आपका कि राजीव गांधी राष्ट्रीय उड़ान संस्थान, ठीक है, क्या नाम है, राजीव गांधी नेशनल फ्लाइंग इंस्टीट्यूट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उड़ान संस्थान जो है सो किस राज्य में है, तो यह आपका महाराष्ट्र में, ठीक है, कहाँ पे, महाराष्ट्र में, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही होगा। अगला आपका कि भारत के पहला रेडियो स्टेशन किस नगर में बना। तो भारत में जो पहला रेडियो स्टेशन है किस नगर में बना है, तो वह आपका मुंबई में, ठीक है। भारत में पहला रेडियो स्टेशन किस नगर में बना, मुंबई में, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है 10वां के निम्नलिखित में से किसका मेल त्रुटिपूर्ण है। तो देखेंगे तो एक तरफ आपके कुछ खेल हैं और उनके जो कोर्ट होते हैं, मतलब जो खेल का ग्राउंड होता है उसकी लंबाई चौड़ाई को लेके पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है आपके सामने वॉलीबॉल। तो वॉलीबॉल के अगर देखेंगे तो उसका जो खेल परिसर होता है उसका आपका लंबाई या चौड़ाई है 30 फीट, ऐसा नहीं होता, ठीक है।
अगर देखेंगे तो वॉलीबॉल का जो होता है वह आपका लंबाई की बात करेंगे तो करीब 60 फीट के आसपास लंबा होता है और चौड़ा 30 फीट होता है, मतलब 60 गुने 30 का। तो यह गलत है और राइट आंसर आपका यहीं पे होगा, ऑप्शन नंबर ए। साथ ही अगर लॉन टेनिस की बात करेंगे तो 78 फीट लंबा और 36 फीट आपका जो है चौड़ा होता है, ठीक है। 78 फीट लंबा और 36 फीट चौड़ा, ये डबल्स के लिए होता है, ठीक है। मतलब जो टेनिस डबल होता है 2 प्लेयरों का उसके लिए, और सिंगल प्लेयरों में होता है आपका 78 फीट इंटू 27 फीट होता है। साथ ही बैडमिंटन की बात करेंगे तो यहाँ सिंगल लिखा ही हुआ है तो 17 फीट और 44 फीट। हॉकी की बात करेंगे तो 100 गज इंटू 55 गज का जो है सो उसका ग्राउंड होता है। अगला देखते हैं 11वां प्रश्न है कि केंद्रीय चमड़ा अन्वेषण इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। तो देखिए केंद्रीय चमड़ा अन्वेषण इंस्टीट्यूट जो है यह आपका कहाँ पे है, तो यह आपका चेन्नई में हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पे, तमिलनाडु के चेन्नई में हो जाएगा। तो राइट आंसर हो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है 12वां प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व बाघ अभ्यारण्य का अपना आधिकारिक शुभंकर भूर सिंह या बारहसिंगा है। तो वह कौन सा आपका भारतीय टाइगर रिजर्व है, तो वह टाइगर रिजर्व है आपका कान्हा टाइगर रिजर्व, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, कान्हा टाइगर रिजर्व। तो कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो कान्हा के बारे में देखेंगे तो यह आपका मध्य प्रदेश का टाइगर रिजर्व है। साथ ही रणथंभौर की बात करेंगे तो रणथंभौर आपका राजस्थान में है। पन्ना टाइगर रिजर्व की बात करेंगे तो यह भी आपका मध्य प्रदेश में है। साथ ही नमेरी टाइगर रिजर्व कहाँ है, जिन लोगों को पता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और देखेंगे किसका शुभंकर है, भूर सिंह और बारहसिंघा, तो कान्हा टाइगर रिजर्व का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं 13वां नंबर प्रश्न है। एक तरफ है आपके सूची 1 और दूसरे तरफ सूची 2। एक तरफ त्यौहार हैं और संबंधित राज्य हैं। तो देखते हैं, एक तरफ है आपका पहला है उगादि। तो उगादि की बात करेंगे तो उगादि जो त्यौहार है यह आपका आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। नव वर्ष की बात करेंगे तो यह आपका पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। भाद्र पूर्णिमा की बात करेंगे तो यह गुजरात में, और गुड़ी पड़वा कहाँ पे, तो महाराष्ट्र में। तो राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। फिर से देख लीजिए, पीछे भी आया था यह आपका प्रश्न। उगादि कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। नववर्ष की बात करेंगे पश्चिम बंगाल में। भाद्र पूर्णिमा गुजरात में, और गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में। आगे देखते हैं 14वां नंबर प्रश्न है कि डिजिटलीकरण शब्द का संदर्भ किससे है। देखिए डिजिटलीकरण शब्द के संदर्भ के बारे में देखेंगे तो यह जो है सो आपका क्या संबंधित है, तो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने हेतु, ठीक है। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने हेतु। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला है आपका निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। कौन सा सुमेलित नहीं है, देखते हैं। पहला है आपका NWIA। तो NWIA है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल वेटलैंड इन्वेंट्री एंड असेसमेंट। तो यह तो सही है। दूसरा है GDP। तो GDP क्या है, ग्लोबल डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखिए GDP ऐसा नहीं होता है। GDP का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। GDP का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। तो यह तो आपका गलत है और राइट आंसर भी यही होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। नेक्स्ट है आपका सी नंबर, देखते हैं TDR क्या है, तो टर्म डिपॉजिट रेसिस्ट है। और UNCCD क्या होता है, तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कंटेम्प्ट डिजिटलीफिकेशन। और GDP वाला गलत है। GDP ग्लोबल डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं होगा, क्या होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आगे है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। पहला कथन है कि 1937, 38, 39, 47 एवं 48 में गांधी जी को 5 बार शांति पुरस्कारों के लिए नामित किया गया, पर एक बार भी उन्हें इस पुरस्कार के लिए नहीं चुना गया। तो यह भी सही है आपको कि गांधी जी के बारे में देखेंगे तो नामित तो उनको मतलब शांति के लिए, नोबेल का जो शांति पुरस्कार है उसके लिए कई बार नॉमिनेटेड किया गया था, लेकिन कभी भी जो है उनको दिया नहीं गया। और दूसरा है, देख लेते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 से 42 तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। तो यह भी देखेंगे तो जब द्वितीय विश्व युद्ध का समय काल की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था। तो उस समय जो आपका 40-42 जो था, उस 1940 से 42 तक, तो उस वक्त आपका नोबेल पुरस्कार भी नहीं दिया गया था। तो राइट आंसर यहाँ पे 1 और 2 दोनों होगा, सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है आपका 17वां कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो देखिए एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा पुरस्कार जो है रमन मैग्सेसे पुरस्कार को बोलते हैं, ठीक है। और रमन मैग्सेसे पुरस्कार को आपको क्या साथ में एशिया का नोबेल पुरस्कार भी बोला जाता है। देखेंगे रमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में तो यह जो है सो आपका फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति थे रमन मैग्सेसे, उन्हीं के नाम पे यह पुरस्कार दिया जाता है। और अभी हाल ही में जो है सो भारतीय पत्रकार रवीश कुमार जी को यह पुरस्कार दिया गया है। और यहाँ से प्रश्न आपका पूछा भी जा सकता है, तो याद रखना रवीश कुमार जी को भी आम जनता की आवाज़ बनने के लिए जो है सो यह पुरस्कार दिया गया है।
आगे है आपका कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। देखिए पहले आपका नोबेल में देखेंगे तो नोबेल पुरस्कार आपका जो है यह मरणोपरांत दिया जाता था, लेकिन अभी क्या है कि इसको बंद कर दिया गया। मरणोपरांत जो है सो नोबेल पुरस्कार अब प्रदान नहीं किया जाता है। लेकिन पहले का प्रश्न है कि मरणोपरांत सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र के महासचिव थे दिया गया था, तो उनका क्या नाम है, तो उनका नाम था आपका डैग हैमरयोल्ड। ठीक है, क्या नाम है, डैग हैमरयोल्ड उनका नाम है। आगे है आपका 19वां प्रश्न है WTO। एक तरफ आपके कुछ सूची में ऑर्गेनाइजेशन दिख रहे हैं, WTO है, IDA है, IMF है और IBRD है, और दूसरे तरफ जो है सो हम उसके बारे में फुल फॉर्म है या फिर उससे संबंधित कुछ जानकारियाँ देखते हैं। WTO, तो WTO की बात करेंगे तो यह आपका किससे संबंधित है, बहुपक्षीय व्यापार वार्ता निकाय। ठीक है, ये हो सकता है इसका। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किससे संबंधित है, तो बहुपक्षीय व्यापार वार्ता निकाय। दूसरा है आपका IDA, तो IDA क्या होता है, सुलभ ऋणों की सस्वीकृति होता है, यह भी सही है। आगे है IMF, तो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अल्प अवधि भुगतान से इसकी समस्याओं के निदान के लिए ऋण देता है। मतलब इसमें आपको पूछा जा रहा है कि किस ऑर्गेनाइजेशन का क्या कार्य है। उसके बाद है IBRD, तो IBRD क्या होता है, तो पुनर्निर्माण और विकास के लिए उधार देना और ऋण देने के लिए सुविधा प्रदान करना है। तो राइट आंसर यहाँ से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। अगला है 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला आपका कि भारत में का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर है। तो देखिए भारत के साथ साथ विश्व का भी सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर ही है। दूसरा है कि विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कैरेबी झील है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो कैरेबी झील है, यह भी सही है। आगे आपका कि विश्व का सबसे ऊंचा बांध न्यूरिक तजाकिस्तान है, यह भी आपका सही है। अगला कि विश्व का सबसे बड़ा लैगून पुलिकट है, सबसे बड़ा लैगून पुलिकट नहीं होगा। ठीक है, चिल्का झील है भारत की सबसे बड़ी लैगून। आगे है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 132 और देखेंगे तो पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा लोकगीत दिए गए राज्य से मेल नहीं खा रहा है। ठीक है, दिए गए राज्य से मेल नहीं खा रहा है। तो पहला आल्हा है, तो आल्हा जो है यह आपका महाराष्ट्र में गाए जाने वाले लोकगीत नहीं है। आल्हा के बारे में देखेंगे तो दो भाइयों के द्वारा जो है सो यह गाना आपका या फिर लोकगीत प्रचलित हुआ था, जो कि आपका यूपी के बुंदेलखंड के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पे काफ़ी प्रचलित है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यह सही है। दूसरा देखते हैं बाउल, तो बाउल आपका पश्चिम बंगाल का लोकगीत है। पनिहारी की बात करेंगे तो राजस्थान में गाया जाता है, और सोहर जो है सो बिहार में मुख्य रूप से गाया जाता है। ठीक है, मुख्य रूप से बिहार में और यूपी में भी का भी जो आपका पूर्वांचल वाला क्षेत्र है वहाँ पे भी आपका सोहर काफ़ी प्रचलित है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, आला महाराष्ट्र में नहीं है। दूसरा है कि 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई थी। तो आपका पूछा जा रहा है कि 2003 में जो 92वां संविधान संशोधन था उस संविधान संशोधन के द्वारा कौन कौन सी भाषाओं को दर्जा दिया गया था 8वीं अनुसूची में और किसको नहीं दिया गया था, तो आपको छांटना है यहाँ पे। तो देखते हैं, तो अगर कोंकणी की बात करेंगे तो कोंकणी को आपका 2003 में जो है सो यह दर्जा नहीं दिया गया था। साथ ही 2003 में देखेंगे तो 3 भाषाओं को, बिहार की मैथिली भाषा को, और डोगरी है आपका, और संथाली। ठीक है, इन तीनों को जो है सो आपका 2003 में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, कोंकणी को आपका 2003 में नहीं शामिल किया गया था। आगे है एक फसली कृषि विशेषता है, तो एक फसली कृषि विशेषता किसकी है, तो यह जो है सो व्यापारिक अन्य कृषि की विशेषता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे चौथा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है तो उसके बारे में बताना है। पहला है आपका कि सांख्य, तो सांख्य की रचना किसके द्वारा किया गया था, तो कपिल मुनि के द्वारा, तो यह सही है। दूसरा है वैशेषिक, तो यह जो है सो महर्षि कणाद के द्वारा रचित है। मीमांसा की बात करेंगे तो मीमांसा जो है आपका शंकराचार्य, तो यह आपका गलत है। साथ में न्याय, तो न्याय की जो रचना गौतम के द्वारा किया गया तो यह भी आपका सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देखते हैं 5वां नंबर सवाल है कि हेकी स्ट्रोथम। ठीक है, हेकी स्ट्रोथम पौधा है जो उगते हैं, तो हेकी स्ट्रोथम पौधा है कहाँ पे उगते हैं, तो बहुत कम ताप पे। ठीक है, किस तरह की जलवायु चाहिए होती है, तो बहुत कम ताप वाली जलवायु। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल में युद्ध में निम्नलिखित में से किन पोत या जहाज़ों का उपयोग किया जाता था, तो किन का उपयोग किया जाता था, तो अग्र मंदिरों का। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। अगला है 7वां नंबर प्रश्न कि चंद्र कैलेंडर के अंतर्गत एक मुहूर्त में होते हैं। देखिए चंद्र कैलेंडर के अंतर्गत एक मुहूर्त में कितने मिनट होते हैं, तो वह आपके होते हैं 48 मिनट।
बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला है आपका 8वां नंबर प्रश्न की पाउडर मेटलर्जी, ठीक है, पाउडर मेटलर्जी और नए पदार्थों का अंतर्राष्ट्रीय उन्नत अनुसंधान केंद्र ARCI कहाँ अवस्थित है? तो ARCI जो है यह आपका हैदराबाद में अवस्थित है, तो बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक देश ओपेक का संस्थापक सदस्य नहीं है? तो ओपेक का जो है सो आपका संस्थापक सदस्य नहीं है, उसके बारे में पूछा गया है। तो अल्जीरिया की बात करेंगे तो अल्जीरिया जो है आपका ओपेक का संस्थापक सदस्य नहीं है, बाद में जो है सो ओपेक के साथ अल्जीरिया आपका जुड़ा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ओपेक की अगर स्थापना की बात करेंगे तो 1960 में जो है सो आपका बगदाद में इसका स्थापना किया गया था। फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, और देखेंगे तो इसका हेडक्वार्टर जो है वह है आपका ऑस्ट्रिया के वियना में। कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया के वियना में इसका हेडक्वार्टर है। पहले इसके 14 सदस्य थे, लेकिन अभी हाल ही में जो कुवैत इससे अलग हो गया है, तो कुल अभी 13 सदस्य हैं ओपेक के। आगे आपका 10वां नंबर प्रश्न है कि ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बाल वारकर कप प्रदान किया जाता है? तो बाल वाकर कप जो है किस खेल में प्रदान किया जाता है? तो यह आपका मुक्केबाजी में दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला है आपका कि नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ पर अवस्थित है? तो नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी की बात करेंगे तो यह जो है यह आपका अवस्थित है देहरादून में, ठीक है, कहाँ पे? देहरादून में, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे आपका करीबा बांध निर्मित है। देखिए करीबा बांध की बात करेंगे तो यह जो है सो आपका जैम्बेजी नदी पे, ठीक है, करीबा बांध कहाँ पे? जैम्बेजी नदी पर निर्मित है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही होगा। अगला है आपका 13वां कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का भंडारण उपकरण या स्टोरेज डिवाइस अब प्रचलित हुआ है? ठीक है, अब प्रचलित हुआ है तो कौन सा अभी जो है सो हाल ही में प्रचलित हुआ है? तो फ्लॉपी, ठीक है, फ्लॉपी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला है आपका कि वह विटामिन कौन सा है जो सपने को लंबे समय तक याद करने में सहायक है? तो कौन सा ऐसा विटामिन होता है जो सपनों का लंबे समय तक याद रखने में सहायक होता है? तो वह विटामिन है आपका विटामिन B6, ठीक है, कौन सा हो जाएगा? विटामिन B6, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला है फीफा पुरुष विश्व कप की शुरुआत कब हुआ था? तो देखिए फीफा का जो पुरुष विश्व कप है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो यह आपका 1930 में जो है सो इसका शुरुआत किया गया था, ठीक है, कब किया गया था? 1930 में। अगला आपका सूरसागर क्या है? तो देखिए सूरसागर के बारे में देखेंगे, सूरसागर क्या है? तो यह जो है आपका सूरदास की काव्य रचना, ठीक है, सूरदास की काव्य रचना को सूरसागर का नाम दिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है 17वां नंबर प्रश्न है कि किस मिसाइल में ठोस व द्रव दोनों प्रकार के नोदक इस्तेमाल होते हैं? तो कौन सा मिसाइल है जिसमें आपका सॉलिड और लिक्विड दो प्रकार के जो है सो आपका नोदक का इस्तेमाल किया जाता है? तो वह मिसाइल है आपकी अग्नि, ठीक है, कौन सी? अग्नि हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। अगला है आपका 17 के बाद 18 में स्प्रिंट यहाँ पे दिख रहा है। 18वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को भारतीय राष्ट्रपति प्रदान करते हैं? तो कौन सा पुरस्कार है जो भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है? तो शौर्य चक्र, ठीक है, कौन सा? शौर्य चक्र जो है सो आपका भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा जो है सो प्रदान किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है आपका 16वां नंबर प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जो है यह आपका किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह आपका जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के द्वारा जारी किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला है आपका कि IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसका फुल फॉर्म है, को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो IBRD जो है इसको किस नाम से जानते हैं? तो इसको विश्व बैंक के भी नाम से जाना जाता है, और 1944 में जो है सो इसका स्थापना हुआ था विश्व बैंक का, और अभी 189 सदस्य हैं। ये सभी प्रश्न भी आपसे पूछे जा रहे हैं। तो विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ? 1944 में स्थापना हुआ, 189 सदस्य हैं, और डेविड मालापास अभी विश्व बैंक के आपके अध्यक्ष हैं, ध्यान रखना है। हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो हेडक्वार्टर कहाँ है विश्व बैंक का? तो वाशिंगटन DC में। आगे देखते हैं अगला प्रैक्टिस सेट है, वह आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 133वां। पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र सुशिरवाद नहीं है? ठीक है, तो कौन सा वाद्य यंत्र जो है सुशिरवाद नहीं है? तो आपका देखेंगे तो जल तरंग, ठीक है, जल तरंग क्या है? सुशिरवाद यंत्र नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। दूसरा है आपका नंदीकेश्वर का अभिनव दर्पण किससे संबंधित है? तो नंदीकेश्वर का जो अभिनव दर्पण है यह आपका संबंधित है नृत्य से, ठीक है, किससे है? तो नृत्य से, ऑप्शन नंबर बी। अगला है आपका कि समानांतर सिनेमा ने अपनी यात्रा किस दशक के अंतिम चरण से आरंभ की थी? तो इस प्रश्न के लिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
1960 से। अगला आपका कि गणित की किस शाखा को प्राचीन काल में बीज गणित कहा जाता था। तो किस शाखा को आपका प्राचीन काल में बीज गणित बोला जाता था, या अभी भी आपको हिंदी में जो सो बीज गणित ही नाम दिया जाता है, तो आपका अर्थमेटिक को। ठीक है, अर्थमेटिक मैथ जो होता है, एक आपका अर्थमेटिक मैथ होता है, दूसरा एडवांस है। तो अर्थमेटिक को आपको बीज गणित बोलते हैं, और एडवांस में आपकी कई पार्ट होते हैं, जैसे ज्योमेट्री है, अलजेब्रा है, ट्रिगो है, ये सभी आपका एडवांस का पार्ट होता है। नेक्स्ट आपका 5वां नंबर प्रश्न है कि विक्रम संबंध के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है। तो विक्रम संबंध के संबंध में कौन सा जो है सो देख लेते हैं। तो यह चंद्र वर्ष पर आधारित होता है, तो देखिएगा तो यह आपका सही है। दूसरा है कि शून्य वर्ष ईसा पश्चात 78वां वर्ष है, तो यह तो आपका गलत दिख रहा है। पहला ऑप्शन ही सही होगा, 5 के लिए पहला ऑप्शन ही आपका सही होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है। दूसरा, उपयुक्त में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसके बारे में बताना है। पहला आपका हॉर्नबिल महोत्सव, तो हॉर्नबिल महोत्सव की बात करेंगे तो हॉर्नबिल फेस्टिवल आपका नागालैंड में मनाया जाता है, सही है। दूसरा खर्ची पूजा, देखिए खर्ची पूजा जो है यह आपका असम में नहीं, त्रिपुरा में। ठीक है, किस राज्य में, तो त्रिपुरा में आपका जो है सो खर्ची पूजा किस राज्य में मनाया जाता है, तो त्रिपुरा में जो है सो आपका मुख्य रूप से खर्ची पूजा मनाया जाता है, और कई बार पूछा भी जाता है यहाँ से प्रश्न। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में, यह सही है। खर्ची पूजा की बात करेंगे तो खर्ची पूजा आपका असम में ना होकर त्रिपुरा में मनाया जाता है। उसके बाद है चिरोइबा महोत्सव मणिपुर में होता है, और वानगाला महोत्सव मेघालय में मनाया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, खर्ची पूजा त्रिपुरा में। आगे आपका केंद्रीय लाख अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो देखिए केंद्रीय लाख अनुसंधान की केंद्र की बात करेंगे तो यह जो है यह आपका रांची में हो जाएगा। ठीक है, केंद्रीय लाख अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, यह आपका रांची में। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किसके पास है। तो एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट में सबसे अधिक व्यक्तिगत रन बनाने का रिकॉर्ड किनके पास है, तो वह रिकॉर्ड है आपका सचिन तेंदुलकर के पास। ठीक है, सचिन तेंदुलकर जी के पास क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट में। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है 9वां नंबर प्रश्न है कि देश में रोगयुक्त पादपों के प्रवेश की रोकथाम के लिए संघरोध विनियमन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। तो यह किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो या नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला है आपका 10वां नंबर प्रश्न है, एक तरफ आपके कुछ शॉर्ट फॉर्म है और उनके जो है सो आपके लॉन्ग फॉर्म दिए गए हैं। बताना है ISRO, तो इसरो का क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। नासा होता है आपका नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ESA की बात करेंगे तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी इसको बोलते हैं, और CNSA क्या होता है, तो चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस तरह से देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही होगा। आगे देखते हैं 11वां नंबर प्रश्न है कि जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो उस प्रक्रिया को आपका बूटिंग बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, बूटिंग बोला जाता है उस प्रक्रिया को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे आपका 12वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। पहला आपका कि राष्ट्रीय सेवा योजना 1969 में शुरू हुआ था। तो देखिए राष्ट्रीय सेवा योजना की बात करेंगे तो यह आपका 1969 में शुरू हुआ था, सही है। दूसरा है कि इसमें 2 प्रकार के कार्यक्रम शामिल होते हैं, नियमित कार्यकलाप तथा स्वयं सेवकों द्वारा चलाए जा रहे विशेष शिविर कार्यक्रम, दोनों सही हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही होगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। आगे देखेंगे 13वां नंबर प्रश्न है कि नीचे संकटग्रस्त, ठीक है, नीचे संकटग्रस्त जीवों तथा उनके राज्यों के नाम दिए गए हैं, इन्हें सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। तो पहला है आपका जंगली गधा। तो देखिए जंगली गधा की बात करेंगे तो यह आपका कहाँ पे, तो कच्छ के रण गुजरात में आपका पाया जाता है। हंगूल की बात करेंगे तो हंगूल जो है यह आपका देखिएगा तो कश्मीर की घाटी या उत्तरी भाग में जो है सो पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पे, कश्मीर घाटी या उत्तरी भाग में। उसके बाद तीसरा आपका कि जॉर्डन कर्सर घड़ियाल, तो जॉर्डन कर्सर घड़ियाल आंध्र प्रदेश में, और एस्टूरियन घड़ियाल की बात करें तो यह आपका अंडमान निकोबार में। तो इस तरह से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन
कंप्यूटर का एक रजिस्टर नहीं है। तो कंप्यूटर का एक रजिस्टर कौन सा नहीं है इनमें से? तो संचयक हो जाएगा, स्टैक पॉइंट भी रजिस्टर है, प्रोग्राम काउंटर, बफर। देखिए बफर की बात करेंगे तो कंप्यूटर का क्या है, एक रजिस्टर नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। अगला है कि अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? तो अजंता कलाकृतियाँ की बात करेंगे तो अजंता कलाकृतियाँ जो है यह आपका गुप्त काल से संबंधित हैं। ठीक है, अजंता की जो गुफाएं हैं किसके समय में बनाई गई थी? तो गुप्त शासकों के द्वारा जो है सो बनवाया गया था। और कहाँ पे अजंता की गुफाएं? तो अजंता की गुफाएं और आपका एलोरा की गुफाएं दोनों जो है सो आपका औरंगाबाद जिले महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ से होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है 16वां नंबर प्रश्न है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो देखिए दिल्ली चलो का जो नारा है वह आपका किसके द्वारा दिया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा यह आपका नारा दिया गया था, दिल्ली चलो। आगे आपका 17वां नंबर प्रश्न है कि भारत का प्रथम नौसेना संग्रहालय किस प्रमुख बंदरगाह पर स्थापित होने वाला है? तो भारत का जो पहला नौसेना संग्रहालय किस बंदरगाह पर स्थापित होने वाला है? तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम बंदरगाह पर। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे 18वां नंबर प्रश्न की मानव सेवा पुरस्कार निम्नलिखित में से किसकी यादगार में शुरू किया गया था? तो मानव सेवा पुरस्कार है किसकी याद में शुरू किया गया था? तो यह पुरस्कार आपका राजीव गांधी जी के याद में। ठीक है, राजीव गांधी जी की याद में शुरू किया गया था और इनको 1991 में भारत रत्न से भी नवाजा गया था। आगे आपके निम्नलिखित में से कौन सा देश अरब देश नहीं है? ठीक है, कौन सा देश जो है सो अरब देश नहीं है? तो इजराइल जो है आपका एक अरब देश, हम लोग इसको नहीं बोल सकते। ठीक है, अरेबियन कंट्री कौन सी? अरब सागर से घिरी हुई, जैसे आपका सीरिया, जॉर्डन और लेबनान जो है ये आपकी अरब कंट्री बोली जाती है, या अरब कंट्री के ग्रुप में आती है। अगला है आपका 20वां नंबर प्रश्न है कि थॉमस कप का संबंध किस खेल के साथ है? तो थॉमस कप का बात देखेंगे तो थॉमस कप जो है यह आपका किस खेल से संबंधित हो जाए? तो बैडमिंटन से। ठीक है, किस खेल से? बैडमिंटन से। और बैडमिंटन में अगर देखेंगे तो आपका पुरुषों का जो वर्ल्ड कप होता है बैडमिंटन का, वह आपका थॉमस कप ही होता है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। अगला है इस वीडियो का लास्ट प्रैक्टिस सेट है 134 नंबर में प्रैक्टिस सेट। और पहला प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेट का कि केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ है? देखिए केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र की बात करेंगे तो यह जो हो जाएगा आपका खड़गवासला में। कहाँ पे हो जाएगा? खड़गवासला में जो है सो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। दूसरा, निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करना है। आपके एक तरफ जो है सो कुछ नृत्य हैं और संबंधित राज्य हैं। तो गरबा की बात करेंगे तो गरबा और दांडिया गुजरात में, तो सही है। मोहिनीअट्टम की बात करेंगे तो ओडिशा, गलत है। मोहिनीअट्टम कहाँ पे होता है? यह आपका केरल राज्य में होता है। यक्षगान की बात करेंगे तो कर्नाटक में है, तो यह भी सही है। पूछा जा रहा है उपयुक्त में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो 1 और 3 वाला देख लीजिए, जो होगा वही सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 सही है। आगे तीसरा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशक समानांतर सिनेमा से जुड़ा हुआ नहीं है? तो कौन से निर्देशक है जो समानांतर सिनेमा से नहीं जुड़े हुए हैं? तो आपके वही शांताराम। ठीक है, कौन हो जाएंगे? वही शांताराम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे आपका चौथा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखते हैं, पहला प्रश्न है कि सख संबंध में एक वर्ष में 365 वर्ष होते हैं। ठीक है, दिन होना चाहिए। ठीक है, सख संबंध में एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, तो यह देखेंगे तो सही ही है। दूसरा है आपका कि सख संबंध के अंतर्गत वर्ष का आरंभ 22 मार्च को होता है, तो यह भी आपका सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला है 5वां नंबर प्रश्न है कि सामूहिक गायन शब्द किससे संबंधित है? तो सामूहिक गायन शब्द जो है आपका किससे संबंधित है? तो यह आपका गुरु पर्व से। ठीक है, गुरु पर्व से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है 6ठा नंबर प्रश्न की बंधानी कपड़े की छपाई की टाई और डाई कला का प्रभुत्व है। तो बंधानी है जो कपड़े की छपाई की टाई और डाई कला का प्रभुत्व है, किस राज्य में है? तो यह जो है सो आपका राजस्थान में। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही होगा। अगला आपका 7वां नंबर प्रश्न की निम्नलिखित प्राचीन पाठ्यांशों पर विचार करें। देख लेते हैं, एक तरफ है आपकी लीलावती है, रस रत्नाकर है, युक्ति कल्पतरु है। तो आपको इन सबों में से बताना कि उपयुक्त में से कौन सा जहाज निर्माण से संबंधित है। तो देखिए जहाज निर्माण से संबंधित आपका युक्ति कल्पतरु। ठीक है, युक्ति कल्पतरु जो है यह आपका जहाज निर्माण से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है आपका कि नौसेना के निम्नलिखित जहाज़ों में से विमान वाहक की पहचान करना है।
तो विमान वाहक जो है उसकी पहचान आपको करना है, कौन सा जहाज है जो कि विमान वाहक है। तो पहला ऑप्शन जो है आपका INS विराट, यही सही आंसर हो जाएगा। INS विराट जो है क्या है, नौसेना का जहाज है जो कि विमान वाहक भी है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही है। अगला है 9वां नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से यूनेस्को अनुमोदित विश्व विरासत स्थल की पहचान करें। तो यूनेस्को के द्वारा जो आपका भारत में कौन कौन से विरासत स्थल है उनकी पहचान करना है। तो देखेंगे तो आपका आगरा किला जो है यह आपका यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में था। बाकी हवा महल हो या काशी विश्वनाथ टेम्पल हो या तिरुपति मंदिर, तीनों में से कोई भी नहीं आता। यूनेस्को की जो विश्व विरासत स्थल की सूची में है आगरा किला। सबसे पहले देखेंगे ना तो 1983 में यूनेस्को के द्वारा भारत में 4 जो है सो विश्व विरासत स्थल घोषित किए गए। एक आपका ताजमहल, दूसरा आगरा किला, तीसरा देखेंगे तो अजंता गुफा और एलोरा गुफा। चारों को आपका सबसे पहली बार यूनेस्को के द्वारा भारत में जो है सो वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया था। तो प्रश्न नंबर 9 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आगरा किला। आगे आपका 10वां नंबर प्रश्न है कि संप्राय मैदान संबंधित है। देखिए संप्राय मैदान के बारे में देखेंगे तो संप्राय मैदान जो है यह आपका कहाँ संबंधित होता है, तो नदी के आसपास का क्षेत्र को बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे है आपका 11वां नंबर प्रश्न कि किस देश को आसियान में केवल वार्ता भागीदार का दर्जा प्राप्त है। तो कौन सा देश है जिसको केवल वार्ता भागीदार का दर्जा प्राप्त है, तो वह देश है आपका भारत। एशियान के बारे में देखेंगे तो फुल फॉर्म क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। हेडक्वार्टर उसका कहाँ पे है, तो इंडोनेशिया के जकार्ता में। बाकी वियतनाम है, कंबोडिया है, सिंगापुर है, साथ में आपका देखेंगे तो इंडोनेशिया है। ये सभी क्या है उसके सदस्य हैं एशियान के। कुल 10 सदस्य हैं एशियान में, ठीक है। एशियान ग्रुप में कुल 10 सदस्य हैं। अगला है आपका 12वां नंबर प्रश्न है, एक तरफ आपके कुछ पार्क हैं और उनसे संबंधित जिले देखना है, आपको बताना है। तो पहला है आपका स्टोन पार्क। तो स्टोन पार्क की बात करेंगे तो कहाँ पे है, तो धौलपुर व करौली जिले में। आगे है आपका बायोटेक्नोलॉजी पार्क। तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क के बारे में देखेंगे तो कहाँ पे है, सीतापुरा और जयपुर में। सूचना तकनीकी पार्क की बात करेंगे तो जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर में। और जापानीज पार्क कहाँ पे हो जाएगा, नामीराना और अलवर में। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही होगा। आगे आपका 13वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी है जिसने एक टेस्ट मैच में विकेट की हैट्रिक ली थी। तो कौन से खिलाड़ी हो जाएंगे, तो वह खिलाड़ी हैं आपके हरभजन सिंह, ठीक है, जिनको टर्मिनेटर के उपनाम से भी हम लोग जानते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है आपका 14वां प्रश्न है कि भूपेन हजारिका का संबंध किस क्षेत्र से है। देखिए भूपेन हजारिका को अभी हाल ही में जो सो आपका भारत रत्न से सम्मानित किया गया है और इनका संबंध जो है किस क्षेत्र से है, तो यह आपके संगीत के क्षेत्र से है, ठीक है। संगीत के क्षेत्र से हैं और असम राज्य से संबंधित है, ठीक है। किस राज्य से, असम से संबंधित है। अभी हाल ही में 3 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख और प्रणब मुखर्जी जी को। तीनों को अभी हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और भूपेन हजारिका जो आपके संगीत के क्षेत्र से संबंधित है, प्रणब मुखर्जी के बारे में देखेंगे तो राजनीति के क्षेत्र से संबंधित है, और नानाजी देशमुख जो है सो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। आगे 15वां नंबर प्रश्न है कि कौन से कथन सही हैं। 26 जुलाई 1963 को सिनकॉम 2 का प्रक्षेपण हुआ था। तो 26 जुलाई 2015 को सिनकॉन 2 जो है उसका प्रक्षेपण हुआ था, तो यह आपका सही है। दूसरा है कि इसके बाद से ही टेलीविज़न पर प्रसारण हेतु उपग्रहों की सहायता के संचार सिग्नल प्राप्त होने के युग का आरंभ हुआ, तो यह भी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही हैं। आगे देखेंगे 16वां नंबर प्रश्न है कि विश्व में पहला परमाणु बिजली घर कहाँ पर स्थापित किया गया। तो विश्व में जो पहला परमाणु बिजली घर है यह आपका स्थापित किया गया था कहाँ पे, तो यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला है 17वां नंबर प्रश्न है कि NASSCOM से क्या तात्पर्य है। तो NASSCOM का फुल फॉर्म के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल एसोसिएशन फॉर सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी, ठीक है। क्या फुल फॉर्म है, तो नेशनल एसोसिएशन फॉर सर्विस ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला है आपका 18वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं। तो आपको असत्य कथन के बारे में बताना है। तो देखेंगे तो आपका अंतर्राष्ट्रीय साइकिल यूनियन की स्थापना 14 अप्रैल 1900 को पेरिस में की गई थी, तो यह तो सही है। दूसरा इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के एगल में है, यह भी आपका सही है। तीसरा है साइकिलिंग 1896 के ओलंपिक से ही खेलों में शामिल है, तो यह भी सही है। तो यहाँ पे तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, तीनों के तीनों कथन आपके सत्य हैं।
आगे आपका 19वां नंबर प्रश्न है कि साइना नेहवाल एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। तो देखिए साइना नेहवाल के बारे में देखेंगे तो किस खेल की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, तो बैडमिंटन से संबंधित है और भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, काफ़ी प्रसिद्धि पाई है बैडमिंटन के क्षेत्र में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला है आपका 20वां नंबर प्रश्न है कि CRIS का पूरा नाम क्या है। तो देखिए CRIS इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो कंपेरेटिव रेटिंग इंडेक्स ऑफ सोवेरेंस, ठीक है, सोवेरेंस, ठीक है, कंपेरेटिव रेटिंग इंडेक्स ऑफ सोवेरेंस इसका फुल फॉर्म होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही होगा। तो दोस्तों इस तरह से देखेंगे तो आज का जो है सो आपका वीडियो कंप्लीट होता है। इस प्रैक्टिस वीडियो में हम लोगों ने 130 से लेके 134 तक के सभी प्रैक्टिस सेट को देखा है। साथ ही दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो रिक्वेस्ट वही आप सबों से निरंतर बना रहेगा। अच्छा लगे वीडियो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, अपने इस शिक्षाविद आयुष के जो परिवार है इसको बड़ा करने में सभी लोग अपना योगदान दीजिए। साथ ही चैनल पे अगर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद।